यूट्यूब चैनल। तो जो हमने पिछली वीडियो थी उसमें क्या पढ़ा था कि हिस्ट्री क्या होती है, उसको हिस्ट्री कैसे लिखते हैं और जो टाइमलाइन होता है उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये हमारा उसका नेक्स्ट पार्ट यानी इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री का सेकंड पार्ट है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम क्या डील करेंगे, हम डील करेंगे कि हाउ डू वी गेट नॉलेज अबाउट हिस्ट्री, हमें हिस्ट्री के बारे में नॉलेज कहाँ से मिलती है। और जो ज्योग्राफी था उसमें हमारे जो हिस्ट्री है उसको इन्फ्लुएंस किया कैसे किया, और जो हमारा इन्फ्लुएंस, जो हमारी हिस्ट्री जो इन्फ्लुएंस हुई है वो किसके नज़रिए में हुई है। हम पढ़ेंगे इंडियन हिस्ट्री के बारे में। किसके बारे में? इंडियन हिस्ट्री। और जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारी बेसिकली कौन सी सिविलाइजेशन के आसपास होगी? हमारी सिविलाइजेशन होगी इंडस वैली। इंडस वैली, ठीक है। तो अभी तो इंडस वैली आने में बहुत टाइम लगेगा। इंडस वैली या फिर इसे हड़प्पा भी कहते हैं, ठीक है, हड़प्पा का। तो ठीक है, अब हम जो ज्योग्राफिकल फ्रेमवर्क रहेगा उसमें हम ये जानेंगे कि जो हमारी जो सिविलाइजेशन थी ना, सिविलाइजेशन वो जो थी वो किसके पास हुई? आप सबको पता है रिवर के पास हुई। रिवर के पास क्यों हुई ये भी हमारा एक मेन टॉपिक रहेगा। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। अब हम जो पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? हाउ डू वी गेट नॉलेज अबाउट हिस्ट्री। तो उसमें हमारा क्या होता है, मेन जो हिस्टोरियंस हैं, हाउ डू, उन्हें क्या करना होता है, उन्हें एविडेंस या क्लूज की मदद से हिस्ट्री लिखनी पड़ती होगी। क्या? दे हैव टू यूज, क्योंकि बिना आधार की कोई हिस्ट्री लिख नहीं सकता। तो एंड गिव अस अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ पास्ट। और वो हिस्ट्री का मतलब क्या होता है कि हमें कंप्लीट पिक्चर दे रहे हैं पास्ट का। किसके आधार पे? क्लूज के आधार पे। जो क्लूज होते हैं उन्हें जो क्लूज होते हैं उन्हें हम सोर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लूज यानी सोर्स। और जो उन्हें जो क्लूज जो मिलता है वो कैसे मिलता है? तो वो उन्हें जो वहाँ पर जो पुराने स्ट्रक्चर होते हैं, कोई लिखी किताबें, कोई स्ट्रक्चर वहाँ के देख के उन्हें वो सोर्स के रूप में मिलती है। तो जो उन सोर्स को है ना हम दो रूप में डिवाइड करते हैं। एक होता है लिटरेरी सोर्स और एक होता है आर्कियोलॉजिकल सोर्स। तो लिटरेरी सोर्स का मतलब क्या होता है? रिटन रिकॉर्ड। जैसे कि वहाँ पर कोई बुक लिखी गई हो या किसी ने कोई टीचर है जैसे आपको पढ़ा रहा है तो नोटबुक में आपका काम भी करवाते हैं, वैसे किसी की नोटबुक बची हो या कोई पाम जो पहले तो कागज़ तो पहले भी था लेकिन बहुत पहले कागज़ नहीं रहता था। तो हमें कैसे अंदाजा लगाया, जैसे कि वहाँ पर कोई पत्थर के टुकड़े या कोई उनकी सिविलाइजेशन होगी, वहाँ किसी के कुछ पैसे वगैरह, इन सब चीज़ों के कारण हमने पता लगाया। तो हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे लिटरली सोर्स के बारे में और इसको हम अब डीप में डिस्कस करेंगे। ठीक है, लिटरली सोर्स के बारे में। ठीक है, तो ये सोर्स इसको किया जाता है, ये रेफर किया जाता है कोई भी रिटर्न अकाउंट यानी कोई भी बुक हो हमारे पास। ठीक है, देखो लॉन्ग टाइम पहले, लॉन्ग एज बिफोर पेपर वाज यूज्ड, book were written on the palm leaves। ठीक है, लीव्स, ठीक है, palms leaves यानी जो पाम एक पत्ता होता है उसके ऊपर लिखा करते थे। जैसे आपके साइड में इमेज में भी दिखाया जा रहा है कि वो पत्ते पे लिखे जाते थे, और नहीं तो वो जो बार्क है ना, बिच ट्री की बार्क यानी खाल यानी छाल होती है ना उसके ऊपर लिखे जाते थे। देखो मोस्ट एंशिएंट बुक फाउंड इन नॉर्थ इंडिया वर रिटन इन संस्कृत, पाली एंड प्राकृत। ठीक है, जो मोस्ट एंशिएंट बुक है, जो बहुत पुरानी किताबें हैं, जैसे हमारे वेद पुराणों किसमें? संस्कृत में। ऐसे जो और भी बहुत सारी किताबें हैं वो संस्कृत, पाली, प्राकृत में लिखी गई है। देखो, और तमिल लैंग्वेज है जो क्या है? तमिल लैंग्वेज जो हमारी सबसे ज़्यादा कहाँ पर यूज हुई है? वो साउथ इंडिया में, क्योंकि आप जानते हो वहाँ पर सबसे ज़्यादा तमिल में ही साउथ बोली जाती है, साउथ इंडिया में ही तमिल लैंग्वेज यूज़ की जाती है, और वहाँ पर द्रविड़ियन स्क्रिप्ट में भी लिखी जाती थी। ठीक है, और जो कुछ बहुत सारे जो लिटरेरी सोर्स हैं, जैसे सेवरल लिटरेरी सोर्स फ्रॉम एंशिएंट टाइम आर रिटन इन स्क्रिप्ट दैट नो लॉन्गर यूज्ड। देखो, जो बहुत पहले जो बुक या जो लिटरेरी सोर्स यानी जो भी डॉक्यूमेंट्स जो लिखे जाते थे वो अलग स्क्रिप्ट में लिखे जाते थे जो आज यूज नहीं होते, जिसके कारण वो हमसे अनजान है, यानी जो हम उन्हें आज तक नहीं जान पाए। जैसे कि हड़प्पन थे वो एक पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट यूज करते थे, जिसको आज तक जो हमारे आर्कियोलॉजी, जो हमारे हिस्टोरियंस हैं वो नहीं समझ पाए कि उसके अंदर लिखा क्या था, जिस कारण वो आज भी हमसे अनजान है। तो हम आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज के ऊपर, आर्कियोलॉजिकल रिसोर्स में क्या है? देयर आर द ऑब्जेक्ट विच हैव सर्वाइव्ड टिल नाउ। वो सारे ऑब्जेक्ट जो आज तक सर्वाइव कर रहे हैं, कब से? जिस टाइम पर वो बने थे। जैसे कि हम आज से 10 लाख
साल पहले की बात करते हैं, तो उस वक्त जो उन्होंने जो पोइट्री बनाई, यानी जो डिज़ाइन बनाई, या जैसे कि कोई बिल्डिंग है वहाँ पर उन्होंने कोई इमेज बनाई, ठीक है, वो या कोई केव है जिसमें उन्होंने, उस वक्त तो बिल्डिंग होती नहीं थी, उस वक्त केव्स होते थे, तो केव्स में उन्होंने जो इमेज बनाई वो सारे, तो वो सारे हमारे आर्कियोलॉजिकल रिसोर्स के अंदर आते हैं। जैसे कि वहाँ के कोई स्टोन, जैसे कि उन्होंने टूल्स बनाए थे, जैसे आपने पढ़ा होगा कॉपर एज में, या आगे पढ़ोगे तो कॉपर एज में उन्होंने सबसे पहले कॉपर ढूंढा था, उससे पहले वो पत्थरों को मार मार के औजार यूज़ करते हैं। और वहाँ की कोई बिल्डिंग या जैसे कोई घर हो, जैसे कि अकबर के ज़माने का कोई महल, वो तो हमारी हिस्ट्री बन चुकी है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि अकबर के टाइम में महल कैसे होते थे, वहाँ के आर्किटेक्चर कैसे होते थे। ताजमहल, जैसे कि ताजमहल 400 साल पुराना है, तो वो अभी तक सर्वाइव कर रहा है, तो वो भी एक मोनूमेंट्स है, तो ठीक है। तो और कोई भी पोल्ट्री की पीस, कैसे उस जमाने में भी कोई बर्तन यूज़ करते थे, या मटके, या फिर कोई उन खिलौने बच्चों के लिए बनाते होंगे, जैसे अभी अब आजकल भी मिट्टी के खिलौने काफ़ी होते हैं। तो जो हमारे फॉर्म्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल रिसोर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं कॉइन्स के ऊपर। कॉइन क्या होता है? कॉइन होता है दीज आर ग्रेट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द इकोनॉमी ऑफ किंगडम। जैसे कि वहाँ पर कोई भी किंगडम था, जैसे अकबर की किंगडम ले लो, तो वहाँ पर जो उनकी सिक्के होते थे किस चीज़ से बने होते थे, किस चीज़ से नहीं बने होते थे, उनके बारे में बताता है। और जो कॉइन की स्टडी होती है ना, तो जो स्टडी ऑफ कॉइन, इसको क्या कहते हैं? हम कहेंगे न्यूमिस्मेटिक्स। क्या कहेंगे? न्यूमिस्मेटिक्स, ठीक है, ये है आई, ठीक है। तो स्टडी ऑफ कॉइन को कहेंगे हम न्यूमिस्मेटिक्स। अब हम मोनूमेंट्स के ऊपर आते हैं। ये भी एक ग्रेट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, जिसमें हमें वहाँ के बिल्डिंग स्टाइल्स के बारे में पता चल जाता है, ठीक है। इंस्क्रिप्शन क्या होता है? इंस्क्रिप्शन जैसे अशोक के, आपको शिलालेख के बारे में सुना होगा, ये अशोक ने अपने शिलालेख पे बहुत सारे लेख लिखवाए थे, तो वो हमारे इंस्क्रिप्शन में आ जाता है। आर्टिफैक्ट यानी वहाँ पर कोई भी वेपन, टूल, ऑर्नामेंट, गहनी वगैरह जो भी चीज़ हो वो हमारे आर्टिफैक्ट्स में। तो इन सभी आर्कियोलॉजिकल इफेक्ट्स की मदद से ही हमारे हिस्टोरियंस है ना, वो हमारे लिए हिस्ट्री लिख पाते हैं। और जब वो हिस्ट्री लिखते हैं तो वो हमें अच्छे से समझ आता है, और इन सब चीज़ों के लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इन सब चीज़ों की उन्हें स्टडी करनी पड़ती है। जितने भी आर्कियोलॉजिकल रिसोर्स, लिटरेरी रिसोर्स मिलते हैं, उन सब की वो स्टडी करते हैं, डीप स्टडी करते हैं, फिर जाके वो हमारे लिए हिस्ट्री लिख पाते हैं। तो हमारी वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो रही है, इसलिए अब हम जो हमारा जो रह गया है ज्योग्राफिकल फ्रेमवर्क, या ज्योग्राफी हमारे हिस्ट्री को पढ़ने के लिए क्यों ज़रूरी है, और ज्योग्राफी हमारे हिस्ट्री को कैसे इन्फ्लुएंस करती है, इन सब के बारे में हम अगली वीडियो में ही पढ़ लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।